नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सभी ये जानते हैं कि बीपीएससी एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ाम से इसीलिए अनोखा है क्योंकि इसमें एक ई ऑप्शन आता है। इस वीडियो में हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि हम ई ऑप्शन को कैसे टैकल करें बीपीएससी एग्ज़ाम में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में मैंने एक ऐसा टिप दिया जिसके थ्रू आपको बहुत ईजिली पता चल जाएगा कि पेपर में कितने ई ऑप्शन है और आपके कम से कम क्वेश्चन गलत होंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो ई सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन आता है, मेरा यह मानना है बीपीएससी में 5 ऑप्शन नहीं आता है बल्कि बीपीएससी में 6 ऑप्शन आता है, क्योंकि ई ऑप्शन में ही 2 ऑप्शन होते हैं अलग अलग। इसीलिए आपको ई ऑप्शन को कैसे टैकल करना है ये आपको पहले से ही प्री डिसाइडेड होना चाहिए। आप ऑन द स्पॉट एग्जाम में जाके अगर से सोचेंगे कि हम क्वेश्चन देख के डिसाइड करेंगे कि हम इसका ऑप्शन ई रखें या नहीं रखें तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आप जैसे बाकी सब्जेक्ट का तैयारी करके जाते हैं उसी तरह आपके पास ई ऑप्शन को कैसे हैंडल करना चाहिए इसकी भी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप देखें तो ये ऑप्शन बीपीएससी ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है कि उनके ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। कोई भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होगा तो आयोग उसका आंसर यही दे देता है एक सेफ साइड में रहने के लिए। अभी हम आगे देखेंगे कि मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जिनका ऑप्शन ई होता है। कहीं कहीं तो ये 16-17 तक पहुंच चुके हैं। तो ई ऑप्शन को कैसे हैंडल करना चाहिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि इससे सिर्फ आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होता है, आपके ई ऑप्शन की वजह से आपका सिर्फ वो क्वेश्चन गलत नहीं होता जो आपको नहीं आता है, बल्कि इससे आपका वो क्वेश्चन भी गलत हो जाता है जो आपको आता होता है। क्योंकि आप उसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इसका 2 होगा, 3 होगा या कोई नहीं होगा, इसमें आप ऑप्शन गलत लगा देते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा उसको आपको बहुत बारीकी से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। इस वीडियो को 1-2 बार और देखना है, एग्जाम से पहले भी देखना है, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि क्वेश्चन को देख के हमको कैसे समझना है कि इसका ई ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैंने इस वीडियो में जितनी चीज़ें बताई हैं मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर पेपर में जहाँ जहाँ ई ऑप्शन आया उस चीज़ को देख के ही इस वीडियो पे स्ट्रेटजी बनाई है। तो आप मेक श्योर करिए कि इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से देखिए। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ये ऑप्शन प्रीवियस ईयर में कितने बार आ चुका है। अगर हम 60 से 62 देखें तो ये 9 बार आ चुका है, 63 देखें तो 16 बार आ चुका है, 64 देखें तो 15 बार आया है, 65 देखें तो 11 बार आया है और 66 देखें तो 7 बार आया है। तो बहुत बार आप ये भी कह सकते हैं ना कि आयोग जो है वो डेस्परेटली ई ऑप्शन नहीं देता है। कई जगह तो ये ऑप्शन बढ़ इसलिए गए हैं क्योंकि आयोग ने क्वेश्चन को डिस्प्यूटेड दे दिया है, तो 2-3 ऑप्शन जो है वो जब रिवाइज आंसर की निकालता है तो वहां ई ऑप्शन कर देता है। नहीं तो जनरली आपको 12 से 13 रहेंगे ही, लेकिन जहां पे रिवाइज आंसर की निकल जाता है तो आपके 15 पहुंच ही जाते हैं। तो मोटी मोटा अगर आयोग अपने क्वेश्चन के आंसर एक्जैक्टली सही सब कुछ देगा तो आपके ये ऑप्शन होने के कम चांसेस होते हैं। लेकिन जब रिवाइज आंसर की आता है तो 2-3 आप मान के चले कि एक्स्ट्रा होने ही होने हैं। जब बच्चे उस पर क्लेम करते हैं तो आयोग बचने के लिए उसका ई ऑप्शन दे देता है। तो जैसे मैंने बोला है कि ये ऑप्शन जो है वो एक ऑप्शन नहीं होता, 2 ऑप्शन होता है। उसमें एक होता है कि नन ऑफ द अबव और दूसरा होता है मोर देन 1। इसमें नन ऑफ द अबव जो होता है वो आप कह सकते हैं 10 से 12% ही होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको नन ऑफ द अबव नहीं मिलेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको मिलेगा मोर देन 1। ये 80 to 90% कवर करता है। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो हम लोग सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी आपकी ये रहेगी और एक कैटेगरी आपकी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की रहेगी। तो जो ये कैटेगरी है जिसमें करंट अफेयर्स, साइंस और मैथ आता है, इसमें ई ऑप्शन होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। करंट में जनरली कोई अवार्ड होता है तो उसमें ये ऑप्शन हो सकते हैं कि ये अवार्ड एक से ज़्यादा लोग को मिला है। साइंस में जनरली नहीं होता है पर 1-2 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन हो ही जाता है। और मैथ्स में मैक्सिमम टाइम नहीं होता है, और होता भी है तो नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा तो आपको पता होगा कि उन चारों में से कोई आंसर है, और अगर उन चारों में से नहीं है तो ई ऑप्शन होगा। तो मैथ में आपका नन ऑफ द अबव रहता है। तो आप यहाँ देख सके ऑलमोस्ट 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ई ऑप्शन नहीं होने के चांसेस रहते हैं। बाकी बचे हुए आपके जो 70-80 क्वेश्चन रहते हैं उसमें से ही आपके 10-12 ई ऑप्शन होने के चांसेस होते हैं। तो वो कौन से सब्जेक्ट है? वो आपके हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, पॉलिटी हो गए या फिर बिहार स्पेशल होगा। इनमें जो होते हैं ई ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट में। इसमें क्या होते हैं 1-2 करके, जैसे 2 इसमें होगा, 2 इसमें होगा, 1 इसमें होगा, 2 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, तो इसी में करके 1-2 करके कोटा पूरा भरता है, 10 से 12 हो जाता है। तो फाइनली हम ये देखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि इस क्वेश्चन में ई ऑप्शन हो सकता है। कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जनरली आयोग जो होता है वो ई ऑप्शन रखता है, या फिर रेक्टिफाई करने के बाद ई ऑप्शन रख देता है। जब बच्चे क्लेम करते हैं तब बाद में ई ऑप्शन रख देता है। तो ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का कुछ तरीका मैंने यहाँ बताया है। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से बताया है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो पहला है
ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम। अगर तो क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो जनरली एक से ज्यादा होने के प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होते हैं। मैक्सिमम क्या, आप मान के चलिए उसके एक से ज्यादा होंगे ही सही, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात की है और ऑप्शन में अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं, तो 100% चांस है कि सारी अच्छी चीजों को वो सही मानेगा, इसीलिए ई ऑप्शन होने के मैक्सिमम चांसेस है। दूसरा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कोई मूवमेंट हुआ, उनमें कौन कौन से लीडर इन्वॉल्व थे, ऐसे क्वेश्चन होंगे तो मैक्सिमम चांस है कि ई ऑप्शन होगा। मैक्सिमम चांस है कि एक से ज्यादा लीडर उसमें इन्वॉल्व होंगे। तीसरा है कि किसी मूवमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया 1857 की क्रांति, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, या फिर उसके फेलियर के रीजन क्या थे, या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या थे, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो ये सब जो चीज क्वेश्चन है, इन सब के जो ऑब्जेक्टिव है, कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इसमें ई ऑप्शन के साथ ही बीपीएससी जाएगा। चौथा, जैसे मैंने बात किया, वो करंट अफेयर के क्वेश्चन में किसी को कोई अवार्ड मिला हो, फॉर एग्जाम्पल नोबेल प्राइज मिला हो, मैग्सेसे अवार्ड मिला हो, तो ये जनरली एक से ज्यादा लोग को मिलते हैं, तो क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि भाई नोबेल प्राइज किसको मिला है, रेमोन मैग्सेसे इस साल किसको किसको मिला है, तो ई ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। पांचवा हो गया डेटा और नंबर इन आंसर। अगर से क्वेश्चन में आपके कुछ चीज़ पूछा है, मान लीजिए आपका पूछा है कि कितना परसेंट एरिया ही है, कितना परसेंट एरिया नहीं है, तो अगर से क्वेश्चन में डेटा दिया है तो डेटा आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आंसर जो है वो पिन पॉइंटेड होना चाहिए। अगर 7.36 है तो 7.36 होना चाहिए, 7.37 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अप्रॉक्सीमेटली लगा देंगे 7.36 7.37 और कोई क्लेम कर देगा तो आयोग इसका ई कर देता है। फॉर एग्जांपल 65th या 66th में ही एक क्वेश्चन आया था कि सनलाइट को अर्थ पहुंचने कितना टाइम लगता है, तो उसमें एक ऑप्शन था कि 8 मिनट, तो जनरली बच्चों ने 8 लगा दिया था, पर पहले आयोग ने उसका 8 दिया, बाद में आयोग ने बदल के उसका नन ऑफ द अबव कर दिया, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो 8 मिनट 20 सेकंड करीब लगता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, बहुत प्रिसाइज है, बहुत एक्यूरेट है, तो जहां भी डेटा की बात आएगी तो डेटा में आपको एक्यूरेट रहना है, नहीं तो आयोग इसका नन ऑफ द अबव मान लेता है। छठवां है कि मेंबर ऑफ द कमिटी। अगर से पूछेगा कि इस कमिटी के कौन कौन मेंबर थे, तो जनरली इसके एक से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, या फिर सीबीआई को अपॉइंट करता है तो उस कमेटी में कितने कितने मेंबर हो सकते हैं, या फिर सीबीसी जो होता है उसमें कितने मेंबर होते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन है उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं करेक्ट। सातवां है कि रिवर्स, करंट, विंड्स, ट्राइब्स। पूछ लिया कि रिवर जो है वो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन सी है, साउथ फ्लोइंग रिवर कौन सी है, या फिर पूछ लिया कि इस रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज हैं। करंट पूछ लिया कि इसमें से कौन से वार्म करंट है, इसमें कौन से कोल्ड करंट है। विंड पूछ लिया कि कौन कौन से विंड जो है कहाँ से फ्लो करती है, या फिर ट्राइब पूछ लिया कि पर्टिकुलर ट्राइब कहाँ कहाँ स्टेट में, कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है। तो ये सब जो क्वेश्चन होगा इसमें ई ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। आठवां हो गया कि माउंटेन रेंजेस। फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया कि वेस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट से पास होता है, या फिर हिमालय जो है कौन कौन से स्टेट से पास होता है, या फिर अरावली जो है कौन कौन से स्टेट से पास होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो एक स्टेट ऑब्वियस सी बात नहीं होगा, एक से ज्यादा स्टेट होंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ई ऑप्शन होगा। नौवां है कि सॉयल। सॉयल पूछ लिया कि ब्लैक सॉयल हो गई या रेड सॉयल हो गई, कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है। क्रॉप पूछ लिया, इसमें कौन सा क्रॉप राबी क्रॉप है, कौन सा क्रॉप खारिफ क्रॉप है, कौन सा क्रॉप कैश क्रॉप है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ई ऑप्शन होगा। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो 1-2 सेकंड टाइम जो क्वेश्चन को पढ़ने का। अगर आपका पहला ऑप्शन ही सही है तो तुरंत टिक ना मार दें। जैसा मैंने बोला था अपनी पिछले वीडियो में कि सिली मिस्टेक बहुत होती है, तो ये भी एक सिली मिस्टेक ही है कि आप तुरंत देख के क्वेश्चन मत मार दीजिए। आप 1-2 मिनट टाइम दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर देखिए कि इसमें से क्या हो सकता है सही। 10वां है कि पॉल्यूटिंग गैसेस हो गया, फिर ग्रीन हाउस गैस हो गया। फॉर एग्जांपल ये पूछे कि जो ब्रिक मेकिंग साइट है वहां से कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, या फिर कोल पावर प्लांट में से कौन कौन सी गैसेस निकलती है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ एक गैसेस नहीं निकलेगी, वहाँ कई गैसेस निकलेंगी। तो यहाँ आपको देखना है कि हो सकता है एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। तो ग्रीन हाउस गैस जैसे पूछा था कि इसमें से सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो इन सब चीजों में आपको ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। आपको थोड़ा सतर्क रहना है पेपर को टिक करते वक्त। और 10वां हो गया कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, डाउटफुल क्वेश्चन। देखिए जहां भी आपको डाउट लगे, आपने पढ़ा है, आपको अपने पढ़ाई पे भरोसा होना चाहिए, और जहां भी आपको डाउट लगे इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप उसका ई मार के आइए। क्योंकि आप वहां पे कुछ और मारेंगे लेकिन बाद में जब कोई क्लेम करेगा तो आयोग उसका ई दे ही देता है। और सबसे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप देता हूं कि देखिए एनी हाउ पेपर में 10 से 12 ई ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। तो आप कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो उसको उस टाइम पे मत मारिए, आप पूरा पेपर सॉल्व कर दीजिए और तब देखिए कि आपके पेपर में कितने ऑप्शन ई आए हुए हैं। अगर आपके पेपर में 4-5 ही ई हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने कुछ क्वेश्चन गलत किए हैं, क्योंकि और भी ऑप्शन ई होंगे। तो मेक श्योर करिएगा आपके पेपर में कम से 8 से 9 ई ऑप्शन रहे ही रहे। अगर आपके पेपर में 8 से 9 ई ऑप्शन नहीं है तो जरूर आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। तो आप लास्ट में एक बार काउंटिंग ई ऑप्शन का कर लीजिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये टिप अपने दिमाग में आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखते हैं कि ई ऑप्शन कैसे था। तो यहाँ जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो इसमें ई ही ऑप्शन होगा। यहाँ मैंने लगाया नहीं, यहाँ पे ई ऑप्शन होगा। यहाँ पे चारों ऑब्जेक्टिव जो है इसके होंगे। यहाँ पूछा है कि इन दी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हु अमंग द फॉलोइंग कम फर्स्ट, फर्स्ट कौन आता है। तो अगर यहाँ आप देखेंगे तो यूपीएससी का चेयरमैन जो है और कैग जो है इनका पोजीशन सेम है।
इसीलिए इसका ऑप्शन ई होगा। तो इस सब क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग का एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए कि हो सकता है इसका ऑप्शन ई हो, क्योंकि बहुत से नाम है इसमें से। देखिए आम आदमी पार्टी हो गया, इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का एक तरह से लॉ लग जाएगा, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि ये रजिस्टर्ड पार्टी है, बहुत से लोग कहते हैं रीजनल पार्टी है, इसीलिए इसको नन ऑफ द अबव माना गया कि मोर देन वन हो सकता है। अलग अलग परसेप्शन पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन देखिए रिवर पे डिपेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोइंग इन बिहार और नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। तो इसमें सारे जो है वो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। तो जैसे मैंने बोला रिवर हो गया, माउंटेन्स हो गया, तो ये सब चीजें जब क्वेश्चन में आएंगी तो आपको थोड़े ध्यान से करनी है। ये क्वेश्चन यहाँ और देख लीजिए कि पर्सन पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखिए सिर्फ एक लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कई लोग पार्टिसिपेट करेंगे चीज़ों को लेके। तो आपको यहाँ ध्यान रखना कि कई लोग हो सकते हैं। इसी तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर आ गया तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग ऑप्शन में दिया हो जो सही हो। तो आपको ये सब पॉइंट को है ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप ये ऑप्शन को बहुत ईजिली टैकल कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार और देखिए, चीज़ों को एक बार और समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार लगाइए। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, उसको एनालाइज करिए, तब आपको इस वीडियो की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर पा रहा हूँ, मैं आपके किसी काम आ रहा हूँ। तब तक ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।